हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल साइन विद निखिल में। तो आज मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से कुछ बात करना चाहता हूँ। जैसा कि मैंने देखा है कि लोग मेरे चैनल पे तो आते हैं, वीडियो देखते हैं और चले जाते हैं। तो अब आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, क्योंकि आपको अगर मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो इसी तरह से मैं आप लोगों को और भी वीडियोस दूंगा। ऐसा नहीं है कि आप आए देख के चले गए। तो आप अगर सब्सक्राइब करेंगे तो इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो आप प्लीज़ आइए और सब्सक्राइब करके जाइए, ठीक है। ये हम एक मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे। और आपको जो भी टॉपिक्स चाहिए आप मुझे कमेंट सेक्शन पे लिख के अपने टॉपिक दे दीजिए, मैं उसके रिगार्डिंग आपको एक वीडियो बना के दे दूंगा। क्योंकि मैंने अपने स्टूडियो यूट्यूब स्टूडियो पे एनालिसिस देखा है, 98% या 97% लोग ऐसे हैं जो कि सिर्फ वीडियो देख के आते हैं, वीडियो देखने आते हैं और चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करिए और इस चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करिए। तो तो आज मैं आपके सामने संदर्भ मतलब रेफरेंस और ग्रंथ सूची बिब्लियोग्राफी किसे कहते हैं उसका मैं वर्णन करूंगा, और पाद सूची जिसे फुट नोट कहते हैं उसे आज मैं पूरा डिस्क्राइब करूंगा। तो इस वीडियो में आपको रिसर्च जो भी लोग करते हैं वो लोगों को ये टर्म बहुत ज़्यादा ही यूज़ होता है। तो रिसर्च के टॉपिक के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए हम संदर्भ के साथ स्टार्ट करते हैं, जिन्हें हम रेफरेंस कहते हैं। इतिहास में संदर्भ का अर्थ यह प्रदर्शित करना है कि अपने प्रमुख लेखकों को पढ़ा है और उनके विचारों को स्वीकार करना अकादमिक कार्य का एक मौलिक कौशल है। मतलब जो भी लेखकों को आप पढ़ रहे हैं उनके बारे में आप विचार करके स्वीकार कर रहे हैं कि वो अपने अकादमी में क्या लिखे हैं, उसी को संदर्भ कहते हैं। इतिहास में संदर्भ देने की दो सामान्य विधियां हैं। मतलब संदर्भ को देने में, जो रेफरेंस को देने में दो एक सामान्य विधियां हैं। पहला है इन टेक्स्ट रेफरेंसिंग अर्थात पाठ में निहित संदर्भ, ठीक है। दूसरा फुट नोट रेफरेंसिंग अर्थात पाद सूची संदर्भ, ठीक है। पहला को मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ, पाठ में निहित संदर्भ। जहाँ निबंध में लेखक और प्रकाशन के वर्ष की पहचान की जाती है। मतलब लेखन का जो प्रकाशन का वर्ष है उसका आप पहचान करना, आइडेंटिफाई करना, और जिन संदर्भों का हवाला दिया गया है उनकी सूची को निबंध के अंत में रखा जाता है। मतलब किस समय कौन से लेखक ने लिखा और किस समय उसका प्रकाशन हुआ उसको लिखना ही निबंध के अंत में है ना। इस शैली के उदाहरण हैं मोनाश, हार्वर्ड, APA, MHRA, शिकागो आदि हैं, ठीक है। मतलब लेखक जिस वर्ष पे उस नोट को लिखे हैं और क्या लेखक का नाम है, आप एक टॉपिक के नीचे जो लिखा जाता है उसे ही पाठ पाठ में निहित संदर्भ कहते हैं, ठीक है। पाद सूची संदर्भ, जहाँ प्रत्येक संदर्भ के लिए एक संख्या आवंटित की जाती है जो आमतौर पर पृष्ठ या अनुभाग के नीचे पूर्ण से सूचीबद्ध होती हैं। ग्रंथ सूची को आमतौर पर कार्य के अंत में जोड़ा जाता है, ठीक। ग्रंथ सूची को कार्य के अंत में जोड़ा जाता है जिसमें केवल उद्धृत किए गए कार्यों के बजाय पढ़े गए सभी कार्य शामिल होते हैं। इस शैली के उदाहरण MHRA शिकागो है, ठीक है। इतिहास में यह अनुशंसा की जाती है कि छात्र निबंध लेखन मार्गदर्शिका का उपयोग उदाहरण और संदर्भ के लिए जहां उपरोक्त विधियों के बारे में वर्णन किया गया है। अब ग्रंथ सूची को मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ, बिब्लियोग्राफी जिसे कहते हैं। विषय के चयन के पश्चात एक शोधकर्ता का अन्य या शोधकर्ता है रिसर्चर का अन्य महत्वपूर्ण कार्य एक विस्तृत ग्रंथ सूची तैयार करना है। मतलब शोध करने से पहले एक ग्रंथ सूची तैयार करना पड़ता है रिसर्चर को। आप जब रिसर्च करेंगे तो अब आप एक ग्रंथ सूची आपको पहले से तैयार करनी पड़ती है रिसर्च से पहले, जो कि उसको प्राथमिक और द्वितीयक स्रोत के रूप में उपलब्ध सामग्री की जानकारी प्रदान करती है। मतलब प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स के बारे में उसको जानकारी प्रदान करती है। ग्रंथ सूची की अनुपस्थिति में उपलब्ध सामग्री की तस्वीर एक शोधकर्ता के लिए अस्पष्ट होगी।
डॉक्टर बी शेख अली, यहाँ बी शेख अली एक इतिहासकार बोलिए या फिर एक राइटर बोलिए, इस विषय में लिखते हैं कि ग्रंथ सूची का कार्य समाप्त ना होने वाली प्रक्रिया है, मतलब एक एंडलेस प्रोसेस है ये। इसमें नियत समय पर जोड़ने की आवश्यकता होती है, जैसे भी और जब भी कोई नवीन सामग्री प्रकाश में आती है वह ग्रंथ सूची में सम्मिलित हो जाती है। मतलब कोई भी अगर नया ग्रंथ सूची आएगा तो वो डायरेक्ट इसमें सम्मिलित हो जाता है। लेकिन प्रारंभिक अवस्था में विषय पर उपलब्ध साहित्य की जिल्द, जिल्द मतलब जो उसका अपर साइड वाला पेज होता है, जिल्द के बारे में जानकारी हेतु एक मोटा विचार आवश्यक है। एक अच्छा तथा उत्तम पुस्तकालय महत्वपूर्ण है और ग्रंथ सूची को तैयार करने के लिए आसान स्रोत है। यह एक ऐसा केंद्र है जहां शोध सामग्री, किताबों, पीरियोडिक्स, जर्नल्स, कागजों की कटिंग आदि के रूप में उपलब्ध है। यह व्यवस्थित ढंग से तथा सुरक्षित अलमारियों से शोधकर्ताओं के तैयार सौंदर्यों का ढेर है। पुस्तकालय सूची पत्र और विश्वकोश ग्रंथ सूची को तैयार करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सर्वप्रथम संपूर्ण ग्रंथ सूची सतर्कतापूर्वक तैयार होनी चाहिए, मतलब इसे बहुत ही सिस्टमेटिक तौर पे तैयार किया जाता है। लेकिन जैसे जैसे कार्य आगे बढ़ेगा कुछ नवीन और विकल्प इसमें जुड़ते जाते हैं और यह प्रक्रिया शोध कार्य की समाप्ति तक लगातार चलती रहती है। मतलब आप अगर एक शोध करता है और आप एक बिब्लियोग्राफी बना रहे हैं, ग्रंथ सूची बना रहे हैं, तो आपको बहुत ही ध्यान से बनाना पड़ेगा कि आपको प्राइमरी सोर्स कहाँ से मिल रही है, सेकेंडरी सोर्स कहाँ से मिल रही है, और रिसर्च के पहले आपको इसका जानकारी देना पड़ेगा। ठीक है। ग्रंथ सूची की तैयारी। अब ग्रंथ सूची को तैयार करने के पहले उसके लिए आपको क्या तैयारी करनी पड़ती है उसको देखिए। शोध कार्य प्रारंभ करने से पूर्व एक विद्वान को शोध कार्य को सुविधा से पूर्ण करने के लिए ग्रंथ सूची को तैयार करने की आवश्यकता होती है। मतलब अगर आप कोई रिसर्च कर रहे हैं तो उससे पहले आपको एक सिस्टमेटिक तौर पे आपको क्या कैसे रिसर्च को करना है, किस चीज़ की मुझे आवश्यकता पड़ेगी, कौन से रिसोर्स मुझे लगेंगे, इसका एक आपको ढांचा तैयार करना पड़ता है। जब एक शोधार्थी ग्रंथ सूची तैयार कर रहा होता है तो उसे प्राथमिक और द्वितीयक स्रोत को अपने मस्तिष्क में अवश्य ही रखना चाहिए। मतलब अगर आप एक शोध करता है और आप रिसर्च कर रहे हैं तो आपको प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स को अपने दिमाग में स्पष्ट रूप से क्लियर रखना चाहिए। ग्रंथ सूची को तैयार करते समय कार्ड व्यवस्था लागू करनी चाहिए। एक अलग कार्ड पर ग्रंथ अथवा पत्रिका के प्रत्येक शीर्षक को लिखा जा सकता है। ग्रंथ सूची को तैयार करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब ग्रंथ सूची को तैयार करते समय मैंने अलग से एक पॉइंट्स बना दिया है कि आपको इसमें ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े और क्या क्या ध्यान इसमें रखना चाहिए आपको मैं बता रहा हूँ। ग्रंथ का शीर्षक उस ग्रंथ के जिल्द जिससे कि सामग्री ली गई है के साथ लिखा जाना चाहिए। प्रकाशन का स्थान तथा प्रकाशन का वर्ष पाठकों तथा परीक्षकों की सुविधा के लिए भी लिखा जाना चाहिए। मतलब जिस वक्त वो उस प्रकाशन कब प्रकाशित हुआ था और कहाँ से आप लोगों ने आपने जो मटेरियल है वहाँ कहाँ से लिया उसको भी आपको मेंशन करना पड़ेगा। शोधकर्ता के द्वारा शीर्षक को लकीर द्वारा चिन्हांकित कर देना चाहिए और उसे कार्य को पूर्ण करने के पश्चात टेढ़े अक्षरों में छपवाना चाहिए। अब आप मान लीजिए कोई रिसर्च कर रहे हैं, आपका ये कोई मेन हेडलाइन या मेन पॉइंट है तो उसको आप हाईलाइट करवा दीजिए टेढ़े अक्षरों से। ठीक है। अब पाद सूची मतलब फुटनोट। पाद सूची वे सूची होते हैं जिन्हें पृष्ठ के निचले भाग में रखा जाता है। वे ऊपर के पाठ के एक निश्चित भाग पर संदर्भ या टिप्पणी का हवाला देते हैं। मतलब पाठ सूची को सबसे निचले भाग में रखा जाता है और वे ऊपर के जो पाठ के निश्चित भाग हैं उस संदर्भ का वे टिप्पणी करते हैं। पाठ सूची वे सूची होते हैं जिन्हें पृष्ठ के निचले भाग में रखा जाता है। पाठ सूची सिर्फ दिलचस्प टिप्पणियों के लिए नहीं है, कभी कभी वे केवल प्रासंगिक स्रोतों का उल्लेख करते हैं। पाठक को यह बताते हैं कि कोई विशेष सामग्री कहाँ से आती है या वे विषय पर अन्य स्रोतों की तलाश कर सकते हैं। मतलब आपको इसमें मेनली जानकारी मिलेगी कि आप जो रिसर्च कर रहे हैं उसका सोर्स आपको कहाँ से मिलेगा और वो कहाँ से लिया गया है उसके बारे में यह बताता है। ऐतिहासिक कार्यों में फुटनोट
स्रोतों का हवाला देने के एक तरीके के रूप में काम करते हैं और एक नोट आमतौर पर एक ग्रंथ सूची प्रविष्ट होती है जो उदाहरण या विचार के लिए स्रोत सामग्री का विवरण देती हैं। डॉक्टर बी शेख अली लिखते हैं, भारतीय इतिहास के कालानुक्रम का महत्व इतना है कि इतिहास में इसकी निरंतरता को बनाए रखने में एक चिन्हित विशिष्ट तथ्यों को समाहित करता है, लेकिन दुर्भाग्यवश इनके अभिलेखों के आंकड़ों में समय और विवेक की कमी है, यहाँ तक कि उनमें काल का भी वर्णन नहीं है। वास्तव में पाठ सूचियों का लेखन अत्यंत कठिन है। सामग्री में अंतर करने हेतु बड़ी समझ तथा योग्यता की आवश्यकता होती है, जो कि लिखे जाने हैं और नकारे जाने हैं। केवल एक विद्वान किस दस्तावेज के महत्व और प्रकृति के मध्य अंतर बता सकता है और निर्णय कर सकता है कि क्या लिखना है। पाठ सूची का उद्देश्य, अब इसका क्या फोकस होता है, उद्देश्य क्या होता है पाठ सूची का, उसे देख लीजिए। पाठ सूची विभिन्न शोध योजना को पूर्ण करने में उपयोग किए जाते हैं। मतलब विभिन्न स्रोत जो है, शोध जो है, रिसर्च कर रहे हैं, उनको पूर्ण करने में उपयोग होता है। वे शोधकर्ता का लेखक द्वारा अपने अर्थ के एक अंश को प्रेषित करने तथा अपनी विश्वसनीयता को प्रमाणित करने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। मतलब आपको ओरिजिनलिटी जो है, ओरिजिनल है, उसको प्रमाणित करना के लिए उपयोग होता है। पाद टिप्पणी के उपयोग पर महत्व देते हुए प्रोफेसर गेस्चाक उल्लेखित है, लेखक के लिए अथवा मूल पाठ को दिखाने के लिए पाठ सूचियों को लिखने का सबसे अधिक कारण कथन के स्रोत की ओर संकेत करना होता है, जो परिवर्तन योग्य होते हैं। इस तरह के पाठ टिप्पणी कानून के न्यायालय द्वारा गवाही हेतु भेजे गए आदेश पत्र के समकक्ष होती हैं। ठीक है। प्रोफेसर हॉकेट अनुसार पाठ सूची में निम्नलिखित उद्देश्य हैं। इसका उद्देश्य क्या होता है? धारणा के समर्थन में दृष्टांत देना, विषयों पर अतिरिक्त सूचनाएं देना, पाठ्य सामग्री की निरंतरता बनाए रखना, अन्य पुस्तक से संदर्भ ग्रहण करना, उपरोक्त वर्णित उद्देश्यों के 2 या उससे अधिक उद्देश्यों के संयोजन के लिए भी पाठ टिप्पणियों का उपयोग करना चाहिए। तो इसी के साथ मैंने आपको रेफरेंस, बिब्लियोग्राफी, फुटनोट तीनों के बारे पे एक ब्रीफ डिस्कशन कर दिया है। मैं जानता हूँ कि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया और ये बहुत ही विद्यार्थियों को समझ नहीं आएगा, और जो रिसर्च कर रहे हैं वही ये चीज़ को समझ सकते हैं, या फिर जो रिसर्च करने जाएंगे वो इन बातों को समझ सकते हैं। और मुझे पता है कि ये वीडियो थोड़ा आपको लंबा हो गया और मैंने आपको बोर कर दिया, पर इस टाइप से मैं वीडियो कम ही लाऊंगा, और जो थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा मैं कोशिश करूंगा कि वही आपको वीडियो दूं। ठीक है। तो आशा करता हूं आपको मेरा ये चैप्टर, ये टॉपिक्स आपको समझ में आया होगा, और आशा करता हूं कि आप इसी तरह मेरे चैनल पर बने रहेंगे। सो थैंक यू।